नमस्कार, जय श्री राम। द अभिषेक तिवारी शो और खबर फर्स्ट में आपका स्वागत है। बात करेंगे पाकिस्तान की राजनीति पे। पाकिस्तान से भारत की राजनीति मिलती जुलती है। ये भी टेक्निकली ठीक नहीं होगा। हाँ, माइंडसेट राजनेताओं का लूट के संदर्भ में सत्ता पे स्थापित होने के बाद ये बिल्कुल मिलता है। तो पाकिस्तान में इमरान खान जीतते जीतते रह गया। हमने देखा कि कैसे स्ट्रांग रूम में लात मार करके स्ट्रांग रूम को तोड़ा गया, वहां पर फर्जी छापेमारी हुई, खूब वोटिंग हुई। हद तो यह है कि लियोन मेसी भी वोटिंग कर रहे थे। ये यथार्थ है। अब लियोन मेसी तो पाकिस्तान के हैं नहीं, लेकिन उनके नाम पे वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है। तो भारत में भी इस मुद्दे पे चर्चा होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों ने ईवीएम को लेकर के, ईवीएम की साख पे, चुनाव आयोग की साख पे प्रश्न चिन्ह उठाए। मेरे साथ टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, इनका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है। तो आशुतोष से मैं सबसे पहले पूछूंगा कि क्या ईवीएम को हैक कर पाना पॉसिबल है या नहीं, और अगर पॉसिबल नहीं है तब भी ईवीएम की वोटिंग प्रोसेस क्या है, ईवीएम में कैसे वोटिंग प्रोसेस होता है, और अगर है भी तब भी क्या उस वोटिंग प्रोसेस के थ्रू गुजरने के बाद कोई संभावना बचती है, कितने लेयर की पूरी चुनावी प्रक्रिया होती है, इस पे बात करेंगे। क्योंकि आजकल कुछ लोग कहने लगे हैं भाई कि चुनाव जो है निष्पक्ष नहीं हो रहा है। तो आशुतोष, सबसे पहले ये बताओ ईवीएम क्या है और ईवीएम में हैकिंग संभव है कि नहीं? देखिए, ईवीएम इथेरियम वर्चुअल मशीन को कहते हैं। अब ये क्या है ना कि ब्लॉकचेन, इसका जो लैंग्वेज है वो बहुत ही पॉपुलर, सॉलिडिटी इथेरियम लैंग्वेज पे ये बेस्ड प्रोग्रामिंग होता है। ठीक है, ये स्टैटिक प्रोग्रामिंग है। आप बात समझिए, हैकिंग तब होता है किसी भी प्रोग्राम को, सबसे पहले लोगों में ये डर घुस गया कि हैकिंग क्या है। तो हैकिंग आप समझ सकते हैं कि किसी भी के घर में आप तब जा सकते हैं जब स्पेस हो। हाँ ठीक है, ठीक, जब आपके पास स्पेस ही नहीं होगा तो आप जाओगे कैसे? और देखिए, हैकिंग दो तरीका का होता है। सबसे पहले हैकिंग के लिए किसी भी चीज, नेटवर्किंग, क्या कोई भी नेटवर्किंग अगर हम यूज कर रहे हैं, ठीक, तो उसमें क्या होता है कि बग फाइंड करने के लिए अगर हम किसी प्रोग्राम को रन कर रहे हैं इंटरनेट पे, तो वो सर्टेनली सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पे उसका चेंजेस होता है, तो इस बीच में आप बग खोज सकते हैं। ठीक है। लेकिन इथरम ब्लॉकचेन, सबसे पहले ये समझना होगा कि इथरम बेस्ड जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, काफी पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, स्टैटिक प्रोग्रामिंग किया गया है ईवीएम में। अभिषेक जी, मैं आपको बता दूं कि चुनाव आयोग ने सभी हैकर्स को बुलाया था कि आप आइए, सभी पार्टी के नेताओं को भी बुलाया था, और सभी पार्टी के नेताओं के सामने ऑन कैमरा कोई भी ईवीएम को हैक कर दे। क्यों नहीं कर पाया? कि इथेरियम बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, इसको हैक नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि इसमें बग फाइंड करना बहुत मुश्किल है। और मैं ये कहूं तो जितने भी हैकर्स हमको सुन रहे होंगे कि आप जब भी स्टैटिक प्रोग्रामिंग की बात करिएगा तो उसमें बग फाइंड करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे C++ में स्पेस नहीं होता। होता है कि एक लैंग्वेज बेस्ड प्रोग्रामिंग जो भी हो, लैंग्वेज बेस्ड प्रोग्रामिंग में बग तब आ जाता है जब आप ना एक प्रोग्राम को 2-3 लैंग्वेज बेस्ड में अगर आप कर रहे हो तो उसमें बग फाइंड करने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि और इसमें क्या कि वन लैंग्वेज बेस्ड प्रोग्रामिंग होता है। अगर C++ है तो C++, ब्लॉकचेन पे अगर इथरम बेस्ड लैंग्वेज प्रोग्रामिंग है तो सिर्फ वो प्रोग्रामिंग है। तो इसमें क्या होता है कि आपको वो स्पेस ही नहीं फाइंड होता है कि आप जहां पे आप कोई अपना मोल डाल सके। अब देखिए, हैकिंग क्या होता है? हैकिंग कुछ ऐसा है नहीं, एक ऐसा प्रोग्रामिंग, उसमें भी प्रोग्रामिंग ही होता है कि हम एक प्रोग्राम कर दिए, वायरस जिसको कहते हैं, वायरस, एंटीवायरस, ये कुछ नहीं, प्रोग्राम है। उस खाली स्पेस में, बग में हम अपने प्रोग्राम को डाल दिए कि जब वो रन हो के वो बग, जब वो स्क्रिप्ट रन होगा, प्रोग्राम रन होगा, तो जैसे वो बग के जगह पे आ जाएगा तो हमारा प्रोग्राम अब वर्क करना स्टार्ट कर देगा। और जब हमारा प्रोग्राम वर्क करना, जब हमारा स्क्रिप्ट खत्म है, प्रोग्राम का एंड आ जाएगा, अगर उसमें लूप लगा होगा। अब इसमें भी देखिए दो चीज है, अगर हैकर्स लूप लगाया है तो मेरा ही प्रोग्राम अब चलेगा सिर्फ, ठीक है, फिर नहीं। लेकिन जो ईवीएम को हैक करने का होगा तो फिर तो आपको रिलीज भी तो करना होगा। हाँ, समझने की बात है, नहीं तो वो तो तुरंत पकड़ा जाएगा। तो अगर आप रिलीज कीजिएगा तो ईवीएम का प्रोग्राम फिर चलने लगेगा, फिर जब रन होके आएगा। अब ये डिपेंड करेगा कि इथरम बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितना लार्ज है।
इस चीज को पहले तो इसे हैक ही नहीं कर सकते। अगर बकायदा कोई बग खोज भी लिया तो अब इसमें स्पेस कितना है, आप क्या कंपाइल करके उस प्रोग्राम को इतना मतलब मिनिमाइज करके कॉम्पैक्ट करके जिप फाइल करके डाल पाओगे या नहीं, उसके बाद उसको फिर से आप रन करा पाओगे कि नहीं, ये भी बहुत बड़ा समस्या होगा। चलिए, तो ऐसी स्थिति में जो भी लोग बोलते हैं कि ईवीएम को हैक करना बहुत संभव है, देखिए एक चीज है कि आप मॉडिफिकेशन के दौरान कुछ कर सकते हैं, ठीक। ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता। अगर ये अवधारणा किसी के भी मन में है तो ऐसा एकदम पॉसिबल नहीं है। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो सकता है। चलिए, उस पे मैं बात कर रहा हूं। हाँ। हाँ, तो आशुतोष पांडे ने आपको समझाया कि सबसे पहले तो एथिकल प्रोग्रामिंग के जरिए वो संभव ही नहीं है कि उसमें स्पेस हो या कोई मोल डाल करके आप हैक कर सके। पर एक मान लेते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है ईवीएम में, और एक ऐसा ईवीएम ही बनाया गया है जिसमें से 10 वोट हम जब कास्ट करें तो उसमें से 4 या 5 वोट बीजेपी को जाए और दूसरी पार्टियों को 5 वोट डिवाइड हो जाए, तो वो ईवीएम लेकर के हम चलते हैं इलेक्शन कमीशन के पास। अब वो हैक्ड ईवीएम है या कहिए मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्टेड ईवीएम है, उसका भी हम पहले प्रोसेस समझ लेते हैं जिस ईवीएम पर विपक्ष प्रश्न चिन्ह उठा रहा है। उस ईवीएम को लेके जाएंगे सबसे पहले मॉक पोलिंग के लिए। मॉक पोलिंग में आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस सबके कार्यकर्ता होंगे। 50 वोट पहले मॉक पोलिंग होगी। उस मॉक पोलिंग का रिजल्ट वीवीपैट से मिलान किया जाएगा। इनफैक्ट कार्यकर्ताओं को दिखाया जाएगा कि आपने इतना इतना वोट डाला था, वो सही रिजल्ट आया है कि नहीं आया है। अगर वो रिजल्ट ठीक है तब तो कंटिन्यू वो ईवीएम होगा, लेकिन अगर मॉक पोलिंग में ही वो ईवीएम का रिजल्ट खराब होता है तो वो इंक्लूड नहीं होता है। अब मॉक पोलिंग के बाद उस ईवीएम को एक सीरियल नंबर के साथ सील किया जाता है। अगले दिन फिर से वोटिंग से पहले उसी ईवीएम के साथ मॉक पोलिंग दोबारा होती है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। उस मॉक पोलिंग में भी रिजल्ट अगर ठीक आया तो उससे वोटिंग होगी, अगर नहीं आया तब फिर कचरे के डब्बे में। एनीवे, मान लिया जाए अब वहां पे वोटिंग शुरू होती है। उसमें वोटिंग शुरू होने के बाद अब सुनिएगा कि ईवीएम को बदला भी नहीं जा सकता, एक खास सीक्रेट नंबर के साथ सील किया जाता है। वो सीक्रेट नंबर सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुनाव का जो वहां पे पीठासीन अधिकारी है वो देता है चुनाव आयोग की तरफ से, और स्ट्रांग रूम में वो ईवीएम जमा हो जाती है। अब समझिए, जब रिजल्ट का दिन होगा तो वही स्पेसिफिक नंबर जो सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास हैं उससे मिलान करने के बाद ही वो ईवीएम खुलता है। वही नंबर डाला जाता है, फिर वो सील ओपन होता है और फिर काउंटिंग होती है। ऐसे में मुझे चूंकि असत्य हिंदी, अजीत अंजुम का चैनल, प्रज्ञा मिश्रा का चैनल, प्रज्ञा मिश्रा यादव का चैनल या पंडित रवीश कुमार, ये लोग बहुत बातें कर रहे थे कि ईवीएम हैक हो सकता है, ईवीएम जो है घोटाला हो रहा है या स्ट्रांग रूम में बदलने का प्रयास हो रहा है। तो मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है, इसका मतलब तो यह है कि आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता भी पूरे देश भर में बिक गए हैं, क्योंकि वो सीरियल नंबर तो उनके पास होता है। उनके मिलान के बिना तो स्ट्रांग रूम से वो ईवीएम खुल नहीं सकता है। ऐसे में आप बताइए कमेंट करके कि कितना प्रतिशत चांस बनता है ईवीएम को हैक करने का। देखिए क्या है ईवीएम हैकिंग, मैं आपको समझाता हूं, आशुतोष जब दोबारा यहां पर आएंगे कि ईवीएम हैकिंग क्यों। एक दौर था जब बिहार में और उत्तर प्रदेश में बाहुबली नेता होते थे, उनके गुंडे होते थे, वो पूरा का पूरा बूथ लूट लेते थे। जैसे फिल्मों में गुलशन ग्रोवर जो है लड़की की इज्जत लूटता था ना, वैसे ही पूरा का पूरा इज्जत लूट लिया जाता था बैलेट बॉक्स का, उसमें स्याही डाल दी जाती थी। आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर में भी देखा होगा, लेकिन उस पर नहीं बात करेंगे। बिहार में लालू प्रसाद यादव एक समय कहते थे कि जिन्न निकलेगा मेरे बैलेट बॉक्स से। आप उस दौर में भी आपने वोटिंग किया है, आपकी उम्र ठीक ठाक है। आप ये बताइए
कि वो दौर आपको एक वोटर के नाते सुरक्षित लगता था, या आज का समय है जहां पर आप जाते हैं ईवीएम में बटन दबाते हैं, कोई डर नहीं है और एक पर्ची आपको निकलती है कि आपका वोट बीजेपी को गया, कांग्रेस को गया, राजद को गया, ये अच्छा है या वो दौर अच्छा था? 2004 से पहले का दौर अगर हम देख लें तो उन विचारधाराओं को वोट देने ही नहीं दिया जाता था जो लालू प्रसाद यादव के अगेंस्ट में वोट करते थे। आपको बता दें कि वो दौर ऐसा था कि लोग वोटिंग देने जाते थे तो ये सोचते थे कि हम घर वापस आ पाएंगे या नहीं। अगर आप उस दौर का अगर आप पेपर देखेंगे तो चुनाव के समय में धांधली तो दूर की बात है, धांधली कई जगह पे तो बार बार पोलिंग करनी पड़ती थी, कई जगह पे बार बार पोलिंग होती थी और लाखों हजारों की संख्या में लोग मारे जाते थे, बूथ कैप्चरिंग होती थी। और मैं बता दूं ये पाकिस्तान का जो आप विजुअल्स देखे ना वैसा सेम विजुअल बिहार में होता था। कई बाहुबली नेता थे जो दम भरते थे कि आप वोट किधर भी दो जीतेंगे हम, क्योंकि उनके बूथ कैप्चर किया जाता था। यहाँ आप ईवीएम की बात कर रहे हो ना, जो कि संभव नहीं है। उस समय पूरा का पूरा बूथ ही कैप्चर कर लिया जाता वही हताशा है के द्वारा, और धराधर सेकेंड हाफ में सिर्फ पोलिंग लालू प्रसाद यादव की पार्टी को होती थी जिससे कि वो जीत जाते थे। और सिर्फ हम लालू प्रसाद यादव की बात क्यों करें, चंद्रशेखर यूपी में जाइए, चंद्रशेखर जी की बात कीजिए, वो तो खुलेआम मंच से बोलते थे कि आपको वोट देना है दो, नहीं देना है मत दो, लेकिन सरकार चंद्रशेखर जीतेगा तो चंद्रशेखर ही, ऐसा ही होता था हर जगह। बाहुबली तो सभी जाति धर्म विशेष में आए हैं। जब भी कोई बात होती है तो हम बिहार का जिक्र कर लेते हैं गलत, कभी बंगाल पे बात करते हैं। आज का दौर 21वीं सदी में जिस तरह से अभी पंचायत चुनाव आपने देखा होगा, बंगाल में क्या हुआ, लोकतंत्र की हत्या हुई। सुप्रीम कोर्ट के जज को बोलना पड़ा कि बंगाल में लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि जब जब आप इतिहास गवाह है किसी भी देश में, हम भारत की बात नहीं कर रहे, जहां पे भी बैलेट पेपर पे पोलिंग होगा वहां होगी। और एक चीज देखिए कि ईवीएम क्यों ना हो, अगर इतना लार्ज स्केल पे अगर आज के डेट में काउंटिंग हो जहां बीजेपी को 10-10 करोड़ वोट मिल रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं गिनती में कितना टाइम लगेगा। पहले तो रिजल्ट आने में 3 से 4 दिन लगते थे जब 6 करोड़ 7 करोड़ मतदान गिनना होता था। इस बार तो 19 करोड़ वोट अकेले बीजेपी को पड़े। तो ये 30 करोड़ वोट गिनने के लिए कितने पीठासीन अधिकारी लगेंगे, चुनाव आयोग पूरा कैसे मैनेजमेंट करेगा, इतना वर्कफोर्स, इतना मैन पावर, और 30 दिन तक भारत का लॉ एंड ऑर्डर कौन संभालेगा? चुनाव आयोग तो लॉ एंड ऑर्डर संभाल नहीं सकता 30 दिन। तो ये एक भी सिचुएशन है, लेकिन विपक्ष हताशा में है। अब जब मैं बिहार की बात कर रहा था तो मुझे याद आया कि बिहार में चुनाव आयोग की तरफ से भेजे गए थे फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए 2005 में के.जे. राव। बिहारियों ने नारा लगाया, उनका नाम के.जे. राव नहीं जय राव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक बात कही, ईवीएम से चुनाव कराने जा रहा हूं, अगर लालू प्रसाद यादव आरजेडी पार्टी ईमानदारी से, ऑनेस्टली और जनता के वोट से जीतती है तो अवश्य चुनाव जीतेगी, लेकिन अगर जनता के वोट से नहीं जीत रही है, रिगिंग कर रही है, बैलेट पेपर लूटे जा रहे हैं, जिस प्रकार से गुलशन ग्रोवर लूट लेता था ना इज्जत, वैसी बात कर रहा हूं, तो वैसा कुछ लूटा जा रहा है। बैलेट बॉक्स की इज्जत खतरे में है, एक तरफ शक्ति कपूर है, एक तरफ गुलशन ग्रोवर है, तो उस प्रकार के लोगों से बचाना है। खैर 2005 में वोटिंग हुई, के.जे. राव का नाम वास्तव में जय राव पड़ा और लालू प्रसाद यादव चुनाव हार गए। लेकिन इत्तेफाक की बात है, वही के.जे. राव बंगाल में चुनाव कराने गए थे, ईवीएम से ही चुनाव हुआ था, लेकिन लेफ्ट वहां पे जीत गई। उन्होंने लेफ्ट के संदर्भ में भी यही बात बोला था, क्योंकि वास्तव में उस वक्त तक लेफ्ट का वोटर लेफ्ट को ही वोट करता था और ईवीएम से ही वोटिंग हुई थी। इसलिए ईवीएम पे जो आज प्रश्न उठा रहे हैं, उनसे मेरा एक और काउंटर प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि बीजेपी जीवन भर चुनाव जीतती रहेगी? क्या विपक्ष इतना वास्तव में कमजोर है जो कभी चुनाव नहीं जीतेगा? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि राजनीति में सबका एक दौर होता है, एक समय होता है। आज प्रश्न यह है कि चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा आपने सिर्फ अपने स्वार्थ की राजनीति के लिए उसकी साख को दांव पे लगा दिया। चुनाव आयोग जो पूरे दुनिया के लिए, भारत का चुनाव आयोग एक मॉडल है, उस मॉडल की साख को आपने चुनौती दी और आप यह चाहते हैं
कि फिर से वही दौर आए कि अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, शहाबुद्दीन जैसे लोगों और बाहुबलियों को भर के हम चुनाव जीतें और सत्ता में आ जाए। तो इसमें डेमोक्रेसी कहां है? मेरा काउंटर क्वेश्चन दूसरा है, इसमें डेमोक्रेसी कहां है? इसमें तो बाहुबली है, बाहुबलियों के गुंडे हैं, उनके द्वारा लूटे गए बूथ है, बैलेट पेपर पे जबरदस्ती वोटर्स की जगह किसी और के ठप्पे हैं। इसमें डेमोक्रेसी कहां है? मुझे लगता है कि भारत में विपक्ष को फिर डेमोक्रेसी की परिभाषा भी बदल देनी चाहिए। गुंडों के लिए, गुंडों के द्वारा संचालित व्यवस्था हम डेमोक्रेसी का नाम दे दें। और अगर ऐसा नहीं है तो चुनाव आयोग ने जब सबको बुलाया था कि आइए ईवीएम को हैक करके बताइए, ना वो सौरभ भारद्वाज वाला आम आदमी पार्टी का वो जो सदन में दिखाया गया था वो नहीं बोल रहा हूं, वो जो वास्तव में बुलाया गया था हैक करने के लिए, तब सौरभ भारद्वाज जैसे हैकर कहां थे? क्योंकि वो जानते थे स्वयं कि हैक करना संभव नहीं है। और दूसरा तो मैंने प्रोसेस बताया भी, अगर हैक्ड ईवीएम को आपने डाल भी दिया चुनाव आयोग के पास, तो जो मॉक पोलिंग का प्रोसेस है और उसके बाद जो सीलिंग का प्रोसेस है, लॉकिंग का प्रोसेस है ईवीएम का, वो हटा देगा। आप कभी एयरपोर्ट पे गए? एयरपोर्ट में अपने बैग में एक बार माचिस का डब्बा रख के देखिए, जैसे ही स्कैनर से स्कैन होगा आपका बैग साइड हो जाता है। तो चुनाव आयोग की जो स्कैनिंग की प्रोसेस है ना, वो ईवीएम को और स्ट्रांग बनाती है। इसलिए देश के दलाल मीडिया वालों, हाथ जोड़ के निवेदन है, दलाली करो, पैसे कमाओ, जी भर के बढ़िया बढ़िया गाड़ियों में चलो, घर बनाओ, लेकिन इतनी दलाली मत करो कि ये देश ही बर्बाद हो जाए। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।